आज के इस रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग ड्रामा का नाम है आई एम वेटिंग फॉर यू टू सी मी। कहानी हमारे वही एक लौते रोमांटिक हीरो की है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे जोयन को देखते हैं। कहानी यहाँ पर चाइनीज ओल्ड एरा पर बेस्ड है। इसके लुक को कुछ ज़्यादा ही रूथलेस बनाने का कोशिश किया गया है। मस्त बैठ करके वो अपना डांस शो देख रहा होता है, लेकिन उसके पंटर लोग किसी का निपटारा कर रहे थे उसके कहने पर। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर शी जो कि इस कहानी की हीरोइन है वो यहाँ पर आती है। उससे ये बात पता चल जाता है शी अपने एडॉप्टिव पेरेंट के घर गई थी। एक्चुअल में कुछ साल पहले इसे यहाँ से भेज दिया गया था क्योंकि शी को अपनी ही एडॉप्टिव फैमिली के बेटे यानी गू से प्यार हो गया था। और जैसे ही उससे ये बात इसकी फैमिली को पता चली, उन लोगों ने इसे फॉरेन पढ़ने के नाम पर भेज दिया। ये है गू, जो कि कहने को तो सी को अडॉप्ट किया था और सी इसकी फैमिली में पली बड़ी है, बट सी उसे पसंद करती थी। और गू ये बात जानने के बावजूद भी वो उसे फॉरेन भेज देता है अकेले पढ़ने के लिए। आज वो पार्टी में उसके लिए गिफ्ट लेकर के आए हुई थी। तभी गू के सामने फिफी आ जाती है जो कि उसकी फियांसे थी। आज उनका एंगेजमेंट था। ये बात सी को पता नहीं था, इसी वजह से वो केवल गू के लिए ही गिफ्ट लेकर के आई हुई थी। फिफी जैसे ही उसे ओपन करती है तो देखती है कि गिफ्ट केवल गू के लिए। सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं इस बात का क्या मतलब है कि वो यहाँ पर केवल गू के लिए ही गिफ्ट लेकर के आई हुई है। इससे फिफी से कोई प्रॉब्लम है क्या? सब उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। सी वापस से रिपीट में अपनी बुराई ही सुन रही थी। तभी वहाँ पर जोयन आ जाता है। जोयन गू का अच्छा दोस्त होने के साथ साथ फिफी का भाई भी था। अब यहाँ पर इस तरीके से जब जोयन आता है तो वो जो गन फिफी को पसंद था वो जोयन उसे दे देता है गिफ्ट के तौर पर, ताकि यहाँ पर सबकी नज़रें सी पर से हट सके। और फिर फिफी भी इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करती है। यहाँ पर जोयन ने सी की इमेज को बचाने के लिए ऐसा किया था। जोयन को जिसे पहचानती थी वो ये भी जानती थी कि वो कितना ज़्यादा रूथलेस इंसान है, लेकिन एक सीक्रेट जोयन के बारे में वो किसी को भी नहीं पता था। सी जोयन से थोड़ी दूरी ही बना करके रखना चाहती है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था। थोड़ी देर बाद सी लिपस्टिक लगाने की कोशिश कर रही थी जो कि उसे आ नहीं रहा था। जोयन उसे दूर से देखते हुए सोच रहा था कि ये अभी तक नहीं बदले, उसे लिपस्टिक लगाने आता नहीं है। वसी से बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम्हारी लिपस्टिक सही से नहीं लगी है। से उसे कहती है कि कोई नहीं, मुझे जैसे भी आता है वही सही है। वो उसे कहता है चलो अच्छा लगा, एटलीस्ट कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। से उसे कहती है कैसे भूल सकती हूँ, तुम मेरे भाई गो के फ्रेंड हो ना। जोयन उसे कहता है अच्छा, और तुम उसे केवल अपना भाई ही मानती हो। सी कहती है और नहीं तो क्या। इस फीलिंग के बारे में सिर्फ उसकी फैमिली को पता था और किसी को नहीं। वो ये सुन के शॉक हो जाती है। जोयन इस बारे में कैसे जानता है? जोयन उसे कहता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम गो के लिए डिफरेंट फीलिंग रखती हो। सी उस पर थोड़ा सा भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोगों को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। गू ने मुझे इस तरीके से अपने घर बना दिए, उसकी फैमिली ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, और अगर बाई चांस मेरे मन में गू के लिए फीलिंग है भी तो इस फीलिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी तो कर रहा है ना, जो कि तुम्हारी बहन है। डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन और गू के बीच में नहीं आने वाली हूँ। तो प्लीज़ मैं यही सोचती हूँ कि तुम इस चीज़ को लेकर के कभी मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे। वैसे भी तुम आउटसाइडर हो और मुझसे इस फीलिंग के बारे में पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यहाँ पर जोयन भी सी को कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि वो कितना हर्ट थी। उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने सी को ऑलरेडी बहुत ही ताने दिए थे। सी को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। वो जल्दी जल्दी उससे मिलने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो बताती है मेरा जो फियांसे था उसने मुझे धोखा दिया। हम दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट का सारा डिटेल लेकर के चला गया जोयन को देने के लिए। अब जोयन उसकी कंपनी को प्रेफरेंस देगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। जोयन का नाम सुनते ही सी यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कौन? वही जोयन?
वो कहती है हाँ वही जोयन जिसके बारे में तुम भी सोच रही हो। और वो थोड़ा शॉक हो जाती है। उसकी फ्रेंड का कहना था कि एक बार जोयन से जाकर के बात करो और ये सच्चाई बताओ, शायद वो हमारी प्रॉब्लम को समझे। दूसरी तरफ हम लोग जोयन को देखते हैं, वो उसे एक धोखा देने वाले इंसान को उसी कमरे में पनिशमेंट दे रहा होता है। सी वहाँ पर पहुँचती है जोयन को खोजते हुए। उसे बाहर थोड़ी देर वेट करना पड़ता है जब तक कि गार्ड उसे जाकर के इन्फॉर्मेशन ना दे दे। तभी वो अपने फ्रेंड के फियोंसे से मिलती है। वह सी को कह रहा था, अरे तुम तो मेरी एक्स फियोंसे की इकलौती दोस्त हो ना, लगता है कि तुम यहाँ पर जोयन से मेरा कंप्लेन करने के लिए आई हो उस प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन अफसोस तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट तुम्हारे सिस्टर का था और जोयन मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है और मुझे ही अंदर बुलाएगा। सी कहती है, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा समय से जोयन को जानती हूँ। वह इस मैटर में मुझे प्रेफरेंस देने वाला है, लेकिन उसका फियांसे इस बात पर ट्रस्ट नहीं करता है। वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर जोयन ने सीए को भाव भी दिया तो उसकी ब्यूटी की वजह से, उसके लड़की होने की वजह से वो उसे भाव देगा। तभी अंदर से गार्ड आता है और सीए को कहता है कि चलिए आपको बॉस ने बुलाया। उसके फियांसे का शक्ल देखने लायक था। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जोयन उसे बुलाएगा, उसे रोक दिया जाता है। जी अंदर जाती है। वहाँ पर ये इंसान जोयन के बारे में बुरा कह रहा होता है, तुम्हारी मॉम को उन गुंडे लोगों ने मार दिया, मुझे सब पता है। उसके बाद से तुम इतने ज़्यादा रूथलेस हो गए, तुम अकेले ही रहना डिज़र्व करते हो। तुम ना तो फैमिली ना ही किसी लड़की, किसी का प्यार पाना डिज़र्व ही नहीं करते हो। जोयन बातें सुन करके भड़क जाता है और अपने बंडर को इसे जान से मार देने के लिए बोलता है। एक गोली चलती है, इंसान का काम खत्म। तभी सी वहाँ एंट्री कर रही थी और इस इंसान का ब्लड उसके फेस पर और ड्रेस पर लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ये देख के घबरा जाती है। उसने अपने लाइफ में पहली बार किसी को मरते हुए देखा था। वो शौक तो थी लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ती है। उसके पंटर लोग उस इंसान को वहाँ से लेकर के जाते हैं। सूरन यहाँ पर पूछता है, बोलो कैसे आना हुआ? लगता है तुम तो ये सीन देख करके घबरा गई। साथ ही में वो उसे अपना जैकेट देता है खुद को कवर अप करने के लिए, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर ऐसे ब्लड लगे हुए थे। सी उसका जैकेट पहन लेती है। फिर वो उसे कहती है, एक्चुअल में मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मेरी फ्रेंड का फियांसे तुमसे बात करने के लिए आया हुआ है। उसने मेरी फ्रेंड का कोर प्रोजेक्ट चोरी कर लिया और अब वो प्रोजेक्ट लेकर के तुम्हारे पास आ रहा है। जोयन उसे कहता है, मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी को भी चूज करूं, फ़ायदा तो मुझे उतना ही होने वाला है और मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं यहाँ पर समाज सेवा क्यों करूं जब तक मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना मिले। इस बात का जी के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जोयन को कैसे कन्विंस करे, तो उसे डायरेक्टली पूछती है, कहती है, बताओ मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूं? वो कहता है, अच्छा कल तक तो मैं तुम्हारे लिए आउटसाइडर था, आज मैं तुम्हारा भाई का दोस्त हो गया, जो मैं तुम्हारा हेल्प करूं, तुम्हें फेवर करूं। तुम तो यही सोच करके आई थी ना। जी के पास कुछ भी कहने के लिए था नहीं। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घबराई हुई थी। जोयन उसे कहता है, और अगर मैं तुम्हें ना कह दूँ तो कि मुझे तुम्हारे दोस्त के प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं करना? सी कहती है, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुम्हें काम ही नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर जोयन उसे कहता है, ठीक है तो तुमने कहा ना कि यहाँ पर मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, तो एक काम करो, तुम जा कर के गो को बोलो इस बारे में मुझसे आकर के बात करो, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा मूड क्या करता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड के साथ काम करना है या नहीं। हालांकि ये सी के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था, लेकिन वो अपनी इकलौती दोस्त के लिए गो से इस बारे में बात करने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो गो को ढूंढते उसके कमरे में जाती है तो फिफी वहाँ पर निकलती है। वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिफी रात के कपड़ों में थी। वो कहती है, बोलो क्या हुआ, गो को ढूंढ रही हो? वो कहती है, हाँ गो से मुझे कुछ बात करना था। तभी गो यहाँ पर आता है। वो नाइट गाउन अपना ठीक करते हुए आता है और सी से पूछ रहा था कि बोलो क्या हुआ। सी काफ़ी ऑकवर्ड थी। वो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों का रेस्टिंग टाइम डिस्टर्ब किया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। ऐसे बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर निकल रही होती है
तभी उसके कुछ और रिलेटिव ऐसी लड़कियां कमरे में नीचे थीं जो कि सी का इंसल्ट करते हुए कहती है, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। फैमिली ने तरस खा के बचपन में पाल क्या लिया, ये तो ऐसे चिपक गई है जैसे कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और ऊपर से गू को भी पसंद करती है। कितनी बेशरम लड़की है। सी जाकर के उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि आज अगर मेरे भाई का बर्थडे नहीं होता तो मैं तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाती, दोबारा ये बकवास मत करना। यहाँ पर जोयन उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। जब वो लड़की उसे थप्पड़ मारने के लिए वापस हाथ बढ़ाती है तो वो यहाँ पर सी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है, और वो लड़की जोयन के डर के मारे वहाँ से चुपचाप खिसक लेती है। सी सोच रही होती है कि यार गू से बात तो हुआ नहीं है, भला वो कैसे ये करेगा। जोयन उसे कहता है, वैसे मेरे सामने तो तुम बड़ा ही सीधी सादी और इनोसेंट बनती हो, लेकिन दूसरों के सामने तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे डरती भी हो। तुमने क्या बढ़िया सबक सिखाया उस लड़की को। सी कहती है, तो हाँ, मैं पूरी दुनिया से थोड़ी डरती रहूँगी। वैसे यहाँ पर मैं गू से बात नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो फिफ़ी के साथ बिज़ी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड के लिए वो प्रोजेक्ट एक्शन में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जोइन यहाँ पर थोड़ा सा उसे छेड़ रहा होता है। वैसे तो एट द एंड वो सी को ही चूज़ करने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जानबूझ करके उसे अपने करीब करने का कोशिश कर रहा था। हमें उसके थॉट प्रोसेस से पता चलता कहीं ना कहीं वो सी को पसंद करता था, और वो उसके वापस रिटर्निंग से काफ़ी खुश था। लेकिन सख्त लड़का है, इतनी आसानी से सी को अपनी फीलिंग अगर दिखा देता तो कोई फ़ायदा नहीं था। इसी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा भाव खा रहा होता है। वो यहाँ पर जानबूझ करके सीईओ को कहता है कि अगर तुमने गू से बात नहीं किया और वो मुझसे आकर के इस बारे में बात नहीं करेगा तो फिर तो थोड़ा मुश्किल है, फिर तो मुझे तुम्हारी फ्रेंड के फियोंसे को ही चूज करना पड़ेगा। सी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि क्या वो सच में किसी काम की नहीं है, जो यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड का एक बार भी हेल्प नहीं कर पाई। वो कहाँ जा रही है यहाँ से बिना बताए ही वहाँ से बाहर निकल जाती है और अकेले ही एक शॉप पर जा कर के ड्रिंक करने लगती है। यही सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर ड्रंक हो जाती है और सोचती कि शायद उसे वापस लौटना ही नहीं चाहिए था। सब यहाँ पर उसका मजाक ही उड़ा रहे। पैसे दे करके वो उठ के वहाँ से जा रही होती है, तभी जोयन से टकराती है। वो काफ़ी ड्रंक थी यहाँ पर। जोयन के दोस्त भी यहाँ पर आए हुए थे और वो लोग उसे छेड़ते हुए जिजी को प्यार से जोयन को भाई करके पुकारने के लिए बोल रहे होते हैं। साथ ही में वो लोग सी को अपने साथ गेम खेलने के लिए चलने बोलते हैं, तो सी यहाँ पर उन्हें मना नहीं कर पाती है और वो उसके दोस्तों के साथ चली जाती है, जहाँ पर कि वो लोग गेम खेल रहे होते हैं और बातों बातों में बता रहे थे कि यार जोयन, वो लड़की वापस से तुम्हें ढूंढते हुए आई हुई थी, वो तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। जोयन यहाँ पर सी को देखता है कि शायद उसका कुछ रिएक्शन हो, लेकिन सी का तो कुछ रिएक्शन ही नहीं था। तो फिर जोयन को भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है कि लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लाइफ में कोई है या नहीं। भाई वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम उसे पसंद करते हो, तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है या नहीं। तो तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से वो उसका फ्रेंड पूछ रहा होता है सी से कि तुम तो फॉरेन रह के आए हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं बना। सी झूठ बोल देती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था, बट अब मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। जोयन यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगता है उसमें, और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है जानना चाहते हो तो वीडियो के पार्ट 2 में ज़रूर आना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना इस कहानी का सेकंड पार्ट आप लोगों से मिस हो सकता है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।